जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका LNIX बरहड़िया में। और ज्योग्राफी का ये चौथा चैप्टर चल रहा है। चौथा चैप्टर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से मिल रहे हैं। चौथा चैप्टर में ये जो टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं खनन। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा खनन से क्या मतलब होता है। खनन से खनिज प्राप्त किए जाते हैं। खनन से क्या प्राप्त होता है? खनिज प्राप्त किए जाते हैं। आप पूछिए खनिज क्या है? तो जितना भी बेशकीमती चीजें दुनिया में देख रहे हैं आप लोग, वो सब चीजें खनिज ही मिलता है लगभग। मतलब खनिज का मतलब होता है कि दो मेटल्स का मिला हुआ रूप, दो मेटल्स का मिला हुआ रूप को जब हम लोग धरती के गर्भ से निकालते हैं तो उसी को हम लोग खनिज बोलते हैं। निकालने की प्रक्रिया को हम लोग खनन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब जितना निकलता है ये सब चीजें खनिज के रूप में ही नीचे से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो महंगी महंगी हम लोग को जितना भी आभूषण बनाए जा रहे हैं वो सब चीजें क्या है? एल्युमिनियम वगैरह हो गया। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? भूमि के अंदर से। तो भूमि के अंदर से इनको प्राप्त किया जाता है। इनके बनने में एक लंबा समय लगता है, लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा बनने में। ठीक है, अब याद रखिएगा, तो ये भूमि के अंदर होते हैं। ऐसा भूमि के अंदर ही क्यों होते हैं? तो इसका रीजन है क्योंकि ये बहुत लाखों साल, करोड़ों साल सड़ के, गल के, मिल के फिर किसी नए फॉर्म में चेंज होते हैं, फिर हमें उसे प्राप्त करते हैं। उसे ही हम लोग खनिज बोलते हैं। इनको लंबा समय नीचे रह के सड़ने गड़ने में लगता है, तो ऊपर रह के तो सड़ गल नहीं सकते हैं, नीचे दब के सड़ते हैं। काफी टेम्परेचर के साथ वो लोग दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, तब जाकर के खनिज के रूप में तैयार होते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए क्योंकि खनिजों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि इनके बनने में एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा समय लगेगा। पता चलेगा कि अभी जो मान लीजिए जैसे कोयला है, अभी हम लोग कोयला का पूरा दबा के यूज कर लिए, एकदम भरपूर यूज कर लिए, कल चल के कोयला खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि फिर कहेंगे नहीं परसों से फिर कोयला बनेगा फिर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। अब उस कोयला को बनने में लगभग 10,000 वर्ष लग जाएगा, 1 लाख वर्ष लग सकता है, कुछ भी समय हो सकता है, लेकिन लंबा समय लगेगा। अब बताइए उतना समय में तो हमारा 50 को पुष्प निकल जाएगा, सब नहीं निकल जाएगा, बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा सब। अब वो पता चलेगा, आने वाला जनरेशन देखने नहीं करेगा, बोलेगा किताब में पढ़ेगा कि हाँ कोयला कौन चीज होता है, ना समझे? वो किताब में समझेगा, क्योंकि कोयला तो उसने देखा नहीं। कोयला का समय तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। कोयला बस नाम सुनेगा वो कि हाँ कोयला से ऐसा ऐसा काम होता था। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे चीजों का संरक्षण करना जरूरी है। आप अपने संरक्षण का मतलब ये नहीं है, संरक्षण का मतलब हो कि सतत पोषणीय विकास की तहत उसका इस्तेमाल करिए। अब ये मत पूछना कि सतत पोषणीय विकास क्या है, चलो ये बता देता हूँ। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग, ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग जिससे कि आने वाली पीढ़ी या आने वाले भविष्य में उसका इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो खनिज भी क्या है? एक संसाधन है, और खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि इसको बनने में लंबा समय लगेगा। सही से इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं कि खनिज है। अब इस खनिज को प्राप्त करने का क्या तरीका है? खनिज को प्राप्त करने का तरीका में कहा जाएगा कि हम लोग इसको किस प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है खनन। क्या नाम है इसका? खनन। इंग्लिश में इसको माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइनिंग बोलते हैं। अब देखिए इसका अर्थ अगर समझा जाए कि अर्थ क्या है, तो इसको कहा जाता है कि धरातल या भूगर्भ से, धरातल या भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। धरातल या भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग खनन बोलते हैं या माइनिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ लो धरातल का मतलब क्या हुआ। धरातल का मतलब हुआ ये जो आप लोग दिख रहा है ना, जिसपे हम लोग पैर रखे हुए हैं, भूमि हमारा, ऐसे भूमि दिख रहा है हमको, इसी को धरातल बोलते हैं। तो बोल देंगे धरातल पर पैर नहीं है, तो धरातल पर हम लोग का पैर है अभी, है ना जी, सबका पैर है, इसी को धरातल बोलते हैं। इसके अंदर खोद के नीचे जाना, उसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भ। क्या बोलते हैं इसको? भूगर्भ, या अंडरग्राउंड कह लें तो उसको हम लोग भूगर्भ बोलते हैं। भूगर्भ का मतलब होता है कि भूमि के गर्भ में, तो भूमि के अंदर का जैसे निकालना उसको बोलते हैं भूगर्भ। ठीक है, तो भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया या फिर धरातल से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि खनन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक कौन है, या खनन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करें। ठीक है, तो याद रखिएगा खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। एक है आपका भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक में क्या क्या आ जाएगा? तो भौतिक कारक में हम लोग देखते हैं
कि खनिजों का जमाव का आकार कैसा है, खनिजों का क्वालिटी कैसा है, खनिजों का उपस्थिति कैसा है। यानी कि हमें अगर खनिज कहीं पे माइनिंग अगर करना है, कहीं पे खनिज हमको प्राप्त करना है, कहीं से खनन प्रोसेस हमको शुरू करना है, तो हम उसके लिए भौतिक कारक क्या देखेंगे? सबसे पहला कि वहां किस आकार में खनिज है, दूसरा उस खनिज की क्वालिटी कैसा है, तीसरा उस खनिज की उपस्थिति कितना है। बस समझ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे शेप, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये तीन चीजें देखते हैं, फिर हम लोग तय करते हैं कि यहाँ हमको माइनिंग करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें देखी जाती है। ये भौतिक रूप से प्रभावित करता है किसी भी खनन प्रोसेस को। खनन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले भौतिक रूप से कितने कारक? तीन कारक। कौन कौन? जमाव का आकार, क्वालिटी और उपस्थिति। अब देखा जाए कि खनन को प्रभावित करने वाले आर्थिक रूप से क्या कौन से कारक है। आर्थिक रूप से मान ले कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग व्यापार के उद्देश्य से या पैसे के उद्देश्य से जिसको हम लोग देखते हैं, तो जब पैसे के उद्देश्य से हम लोग देखेंगे कि खनन प्रोसेस कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे लिए प्रभावित हमको कर सकता है खनन करने से। तो वो देखिए, खनिजों की मांग, खनिजों की कौन सा बाजार में किस खनिज की मांग है। कोयला का ज्यादा मांग हो रहा है, एल्युमिनियम का ज्यादा मांग हो रहा है, या सोने चांदी का ज्यादा मांग हो रहा है। तो जिस खनिज की मांग मार्केट में ज्यादा बढ़ेगी, वैसे खनिजों के सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि उससे व्यापार हमारा बेहतर से बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ज्यादा बेचाएगा, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, यही होगा ना। तो हम लोग जब आर्थिक रूप से देखते हैं खनिजों का खनन प्रोसेस को, तो सबसे पहला चीज देखा जाता है कि किस खनिज की मांग है, दूसरा कि उस खनिज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान है या नहीं है। तो हमें आर्थिक रूप से यह भी सोचना पड़ता है कि तकनीकी ज्ञान हमको हासिल करना होगा, और किस तरह से कितना में हासिल करेंगे हम। पूंजी देखा जाएगा कि उस खनिज को प्राप्त करने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं है। उसके साथ श्रम देखा जाएगा कि उस खनिज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास उतने लोग या उतना श्रम शक्ति है या नहीं है। श्रम शक्ति का मतलब मजदूरों का शक्ति, मजदूरों की संख्या। अरे मजदूर रहेंगे तभी तो खनिज निकाल पाएंगे। और एक और होता है परिवहन, कि मान लीजिए खनिज हम लोग प्राप्त कर लिए, निकाल लिए, लेकिन उसे वहां रखना तो नहीं है, वहां से बाजार तक या उसको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना जरूरी है। तो उसके लिए परिवहन का सुविधा भी हमारे पास होना जरूरी है। दोबारा समझिए इसको, खनन को प्रभावित कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा कारण है जो खनन प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। तो खनन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक सामने आते हैं, एक भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक। भौतिक कारक में देखा जाता है कि खनन का आकार, खनिजों का आकार, खनिजों की क्वालिटी और खनिजों की उपस्थिति। और आर्थिक रूप से उस जगह में देखा जाता है कि खनिजों की मांग, तकनीकी ज्ञान, पूंजी, श्रम और परिवहन। अगर ये सब चीजें हमको किसी जगह पे सुनिश्चित हो जाता है कि ये सब चीजें है मेरे पास और ये सब चीजें है उस जगह पे, तो हम उस एरिया को रिमार्क कर लेते हैं कि अब इस एरिया में हम खनन कर सकते हैं, उस एरिया में खनन कर सकते हैं, वहां से खनिज हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें हमारे पास फैक्टर डाल देता है कि जैसे कि जमाव सही नहीं है, क्वालिटी वहां सही नहीं है, उपस्थिति ठीक ठाक नहीं है, खनिज का उतना मांग भी नहीं है, तकनीकी ज्ञान हमारे पास भी नहीं है, उतना पूंजी भी मेरे पास नहीं है, श्रम भी हमारे पास नहीं है, परिवहन की सुविधा अच्छा नहीं है, तो इनमें से कोई भी मांग, अगर कोई भी इसमें का कारण अगर नहीं एक्सेप्ट कराता है, तो हम लोग उस जगह के बारे में खनन करने से पहले सोचते हैं और ज्यादा केसेस में उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, भारत में जितना जगह से खनिज प्राप्त किया जाता है, ऐसे बहुत से क्षेत्र है भारत का आज भी जहां पे खनन नहीं किया गया है, जहां पे खनिज भी है लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में उस जगह से खनिज को निकाला नहीं जा रहा है। जैसे बहुत सारा पहाड़ है आज भी हमारे भारत में, जिस पहाड़ को अगर तोड़ा जाए और उस पहाड़ के अगर नीचे अगर उसका गर्भ में पहुंचा जाए, तो बहुत कीमती और बहुत ज्यादा मात्रा में हमको खनिज प्राप्त हो सकता है। बस समझा रहा है? लेकिन वो नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि उसमें श्रम ज्यादा अधिक लगेंगे, पूंजी अधिक लगेगा, तकनीकी ज्ञान ज्यादा लगेगा। तो ये सब चीजें हम जितना में एफर्ट करेंगे, तो वो एक हो गया कि नहीं बोलते हैं कि अंधा लाठी चलाना। मान लीजिए हम कहें कि चलिए वो पहाड़ तोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारा सोना है, आप तोड़ दिया, नहीं निकला सोना, तब बिना जज के फैसला कर देगा, सबके सीधा फांसी पर लटकाओ, उसके बाद सोचा जाएगा। नहीं समझे?
तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको एक रिस्क लेना होता है कि आप खनन प्रोसेस कहाँ शुरू करेंगे। तो हम खनन करने से पहले इन सभी बातों का पहले जायजा लेते हैं। अगर ये सब अलाउ करते हैं कि हाँ ये सब चीजें है, तो हम उस जगह को खनन करते हैं, वहां से खनिज निकालते हैं। अगर ये सब चीजों का जायजा हमारे पास कंप्लीट नहीं मिलता है तो हम उस जगह पे खनन करना नहीं करते हैं। क्लियर। अब देखो, इस खनन प्रोसेस को, यानी खनन करने का दो प्रक्रिया होता है, दो विधियां होती है। खनन करने कितनी विधियां? दो विधियां होती है। एक को कहा जाता है धरातलीय खनन। क्या बोलते हैं इसको? धरातलीय खनन। धरातलीय खनन का मतलब होता है कि जो खनन धरातल के ऊपरी भाग में किया जाए। जो खनन का मतलब क्या होता है? खोदाई करना, जमीन को खोद करके उससे खनिज प्राप्त करना। तो खनन में पहला जो है धरातलीय खनन, इसका मतलब होता है कि खनिज धरातल के ऊपरी भाग से ही निकालना, तो उसको धरातलीय खनन बोलेंगे। अब धरती के ऊपरी भाग से अगर हम खनिज निकालेंगे तो हमारे लिए सबसे पहला चीज खनन का ये सस्ता व सरल तरीका होगा। आसानी से हम ऐसे मार के खनन उठा लेंगे, खनिज उठा लेंगे। क्या समझे? थोड़ा सा हम लोग दो चार कुदाली मारेंगे, खनिज हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो ये क्या है? आसान तरीका है। इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा मशीनरी के उपयोग नहीं है। तो इसीलिए ये सस्ता भी होता है और सरल यानी कि आसान भी होता है। दूसरा, इस धरातलीय खनन को विपरीत खनन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है विपरीत खनन। विपरीत खनन का मतलब होता है कि धरातल के ऊपरी हिस्से पे पूरे फैलाव के साथ खनन होता है, यानी खनिज किसी भूपट्टी के ऊपर पूरा छितरा रहेगा। इसे विपरीत का मतलब बिछा हुआ। तो बिछे हुए खनिज को हम लोग जब प्राप्त करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं धरातलीय खनन। ये बिछा हुआ रूप हमको कब मिलता है? धरातल पे ही मिलेगा। बिछा हुआ रूप खनिज का कहाँ मिलेगा? धरातल पे ही मिलेगा। इसीलिए धरातलीय खनन को विपरीत खनन यानी ओपन कास्ट माइनिंग भी इसको कहा जाता है। क्लियर। इस धरातलीय खनन की एक और खूबी कि उपकरण व सुरक्षा उपाय पर खर्च कम। भाई ऊपर खनिज है, हमको किसी तकनीक की जरूरत नहीं है, किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ज्यादा सुरक्षा या उपकरण की हमको आवश्यकता नहीं होती है और उत्पादन जो होता है काफी तेजी से हो जाता है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें उत्पादन कर पाते हैं। उत्पादन का मतलब होता है खनिजों को प्राप्त करना। तो इस धरातलीय खनन में खनिज रिस्क नहीं होता है, पैसा ज्यादा नहीं होता है, श्रमिक ज्यादा नहीं लगते हैं, आसान तरीका होता है, जल्दी से प्राप्त हो जाता है, ज्यादा प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं भूमिगत खनन। भूमिगत खनन, तो भूमिगत खनन में होता है, ये थोड़ा सा रिस्की एरिया होता है कि जहां पे हमको भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर। तो भूमि के अंदर हम खनन करके और वहां से जो खनिज प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत खनन। अब देखिए क्या होता है इसमें होता है कि अधिक गहराई में खनन करना पड़ता है। यहाँ तो आसान था, यहाँ तो भूमि के ऊपर बिछा हुआ है, हम थोड़ा बहुत मेहनत किए, खनिज मिल गया हमको। लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। ऐसे कुछ एरिया होता है जहाँ खनिज भूमि के काफी नीचे अंदर होता है, तो उसको गहराई में खोदाई करना पड़ता है, काफी गहराई में डूबना पड़ता है लेकर के, तब वहां से हमारे खनिज मिलते हैं। ठीक है। तो अधिक गहराई में ये खनिज यहाँ पे होता है, अधिक गहराई में खनन करना पड़ता है। दूसरा, इसको कूपकी खनन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कूपकी। कूपकी का मतलब होता है कूप बनाना। कूप मतलब समझ रहे हो? अरे कुछ बिल टाइप का बना के एकदम अंदर तक जाना। जैसे हम लोग पानी प्राप्त करते हैं ना, पानी प्राप्त करने के लिए कहते हैं कूपकी बनाते हैं ना हम लोग। जैसे कि पाइप खूब नीचे अंदर तक डालते हैं हम लोग, 100 फीट, 200, 300, 500, वो नीचे जाता है, फिर वहां से पानी हमको मिलता है। होता है ऐसा। उसी तरह से जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये जितने पेट्रोलियम चीजें प्राप्त की जाती है, उसी तरह से कूपकी बनाकर नीचे से निकाला जाता है उसको। समझा गया। तो इस भूमिगत खनन को दूसरे शब्द में कूपकी खनन यानी अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहा जाता है। तीसरी इसकी बात है कि ये जोखिम वाला खनन होता है। ये कैसा खनन होता है? जोखिम वाला, क्योंकि काफी नीचे तक खुदाई करके जाना ये जोखिम भरा ही हो गया। कब उसमें से क्या निकल जाए, कब वहां पे कैसा क्या कंडीशन हो जाए, कोई जानता है जी? मान लीजिए कि यहाँ बगल में हम माइनिंग कराएं और नीचे का सतह सबका तो पानी है, सब लोग जानता है कि भूमि के अंदर पानी है, और यहाँ का सतह कहीं कमजोर हुआ, उधर हम खोद दिए, तब तक पता चला कि पानी का बहाव मारा, इधर पूरा एरिया डूब गया। दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? कुछ एरिया ऐसे भी होता है कि वहां पे भूमि के अंदर काफी जब डूब के खनन किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे जहरीली गैसें निकलती है। कैसी गैसें? जहरीली। भूमि के अंदर भाई बहुत तरह की चीजें, आप नहीं जानते भूमि के अंदर कहाँ पे कौन सी चीजें है। कोई जहरीला गैस निकला, हल्का सा सूंघे, बेहोश क्या होता है?
हो सकता है। बहुत जगह तुम लोग ऐसा देखा होगा, वो तो छोड़ दो, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। कितने लोग का लेटरिंग वगैरह का जब क्या बोलते हैं इसको, सोख्ता का जब खुदाता है तो वो लोग खोद करके उसको पैक कर देता है, और कुछ दिन के बाद उसमें सफाई करने के लिए जाता है, पता चलता है उसी में गैस इतना बना जाता है, उसी में डूब कर मर जाता है सब। कितना ऐसा कंडीशन हुआ है, कई बार ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो भूमि के अंदर बहुत खतरनाक भी गैसें हैं, बहुत अच्छी भी गैसें मिल सकती है, लेकिन कहाँ पे अच्छी मिलेगी, कहाँ पे जहरीली मिलेगी, आपको पता है ये नहीं है। तो इसलिए ये खनन इसलिए भी हानिकारक और इसलिए भी जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसमें आग व जहरीली गैसों का रिसाव, दुर्घटना का डर रहता है कि वहां से आग भी निकल सकता है, यानी ज्वालामुखी ये भी निकल सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा विस्फोटक मेटल हो हमारे पास, जहां मान लीजिए खुदाई करने गए, अब मेटल में टकराव हुआ, वहां से ज्वालामुखी फूट गया, और ज्वालामुखी फूटा, साथ में हम भी फूटे, नहीं फूटेंगे, जब आग निकलेगा तो हम कहां से बचेंगे। ये भी हो सकता है कि वहां से गैस निकला कोई जहरीली, खोदने गए थे, आराम से सो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमारे साथ हो सकता है, ये डर का माहौल होता है, दुर्घटना से भरा होता है, ठीक है। तो इसको जोखिम भरा भी कहा जाता है। तो खनन भूमिगत जो होता है ये काफी गहराई में होती है, उपकी बना के खनन की जाती है, जोखिम वाला खनन होता है, इसमें आग व जहरीली गैसों और रिसाव से दुर्घटना का डर भी होता है, और ये अधिक खर्चीला होता है। अधिक खर्चीला क्यों होगा, क्योंकि इसको काफी नीचे आपको मशीनरी उपकरण यूज करके करना पड़ता है, श्रमिक इसमें ज्यादा लगेंगे, पैसा इसमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। क्लियर हुआ। अब एक इसको डायग्राम के तहत यहाँ बनाए हैं, यहाँ इसको समझ लीजिए डायग्राम के तहत क्या दिक्कत है इसमें। ये होता है हमारा भूमि का कुछ स्तर है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सब पानी वाला एरिया हो सकता है, या फिर सूखा एरिया भी हो सकता है। तो यहाँ पे भूमि के ऊपर से, यहाँ देखिए, भूमि के ऊपर से यहाँ से हम कोई खनिज आराम से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आसान है हमारे लिए। इसी को विपरीत खनन भी बोला जाता है, या इसी को धरातलीय खनन बोला जाता है। तो अगर इस एरिया से हम खनिज प्राप्त कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं धरातलीय खनन। कैसा? धरातलीय खनन। यहाँ पे देखिए, अब भाई भूमि का स्तर है, इससे इतना डूबने के बाद, इधर कुछ नहीं है, इतना डूबने के बाद से यहाँ हमको इस क्षेत्र में खनिज मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जो हमको खनिज मिल रहा है, ये हमको कुप्पी बना के यहाँ से निकालना पड़ रहा है। तो इससे हमको काफी ज्यादा परेशानी और काफी सारे दिक्कतें हमको हो सकती है, बहुत सारी हमको खतरा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं धरातलीय या कुप्पी खनन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो विकसित जितने देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वो लोग खनन से पीछे हट रहे हैं, खनन से पीछे हट रहे हैं। वजह क्या है कि उनके पास श्रमिक लागत अधिक आती है, श्रमिक लागत अधिक आती है। अब विकसित देश कहने का मतलब है कि हर किसी के पास बढ़िया पैसा होगा, अच्छा घर परिवार होगा, रोजगार होगा, खाने पीने की सुविधाएं बेहतर होगी। अब उसको कहेंगे कि चलो तुम गिट्टी बालू में मेरे लिए काम करो, तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसमें बहुत कम परसेंटेज लोग बचते हैं जो निचले स्तर में इस तरह के काम जा करके, जैसे मोदी जी कहे थे कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख भेजेंगे, कहे थे। लेकिन मोदी जी होशियार हैं, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि मोदी जी 15 लाख नहीं दिए, अच्छा किए। 2 लाख मिला, 15 लाख देवे नहीं कि 2 लाख। देखो मोदी जी 2000 देते हैं जरूर, हर किसान के खाते में देते हैं ना। कैसे गरीब बन हो गया आ रहा है। सुनिए, मोदी जी 15 लाख नहीं दिए, इससे फायदा देखो क्या होगा। अगर सोचो कि 15 लाख तुम सबके खाता में होता, सोच के बेहोश नहीं ना हो रहा है तुम लोग। सुनो, अगर 15-15 लाख हम सबके खाता में अगर होता, तो ये बताओ कि हम लोग किसी का काम करते, खेती करते, द्वार पे झाड़ू लगाते हैं, घर में खाना बनाते, फिर तो हर कोई अपने आप को राजा मान के बैठ जाता। अब बताओ उसके बाद से क्या खाते? पैसा। बोलो, साफ सफाई अपना करने के लिए घर में पता चलता है कि कुछ हमको दिक्कत हो गया, किसी को बुला कहते हैं ले लो 100 रुपया थोड़ा सफाई कर दीजिए, तो वो कहेगा 15 लाख के मालिक हैं, थोड़ा दूर जाएंगे बाहर, भगा देगा, नहीं भगाएगा जी। इसीलिए मोदी जी पैसा नहीं दिया, अच्छा किया, ठीक है। देखिए तो जो वह तो ठीक बात है, पैसा तो है लेकिन दिए नहीं, बस समझे। मोदी जी वेस्टर्न कल्चर में भाग के शादी करेंगे, अभी बच्चा परिवार उनका भी होगा कि नहीं होगा, देख रहे, इसीलिए इतना देश विदेश घूमते हैं। चलो टॉपिक पे ध्यान दो। तो विकसित देश खनन से पीछे हट रहे हैं, वजह क्या है? श्रमिक लागत अधिक आने के वजह से, यानी
मजदूरों की संख्या इसमें ज्यादा लगती है खनन करने में, इसीलिए विकसित देश कहते हैं कि हमारे पास उतने मजदूर नहीं हैं खाली कि हम ये काम करा सकें, इसीलिए ये लोग खनन से पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं ये। लेकिन विकसित देश के पास ये मात्र एक तरीका है, हमारे भारत के पास एक लौता तरीका है, नहीं समझे, कि भारत जो है विकासशील है। ऐसे बहुत सारे जो विकासशील है वो लोग खनन करेंगे, नहीं खनन करेंगे तो रोजगार कहां से देंगे, और रोजगार नहीं देंगे तो लोगों के पास खाने पीने की पैसा कहां से आएगा। अब पैसा कहां से आएगा, तो खनन करके व्यापार करेंगे, खनिज मिलेगा तो अच्छे दामों में दूसरे दूसरे देशों में सप्लाई करेंगे, बेहतर पैसा आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, देश तरक्की में आएगा, समझा। तो विकासशील देश अपने श्रमिक शक्ति के दम पर अपने देशवासियों के रहन सहन को ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनके पास श्रमिक शक्ति अधिक होती है, इसीलिए विकासशील देश अपने श्रमिक शक्ति का पूरा प्रयोग करके ये काम कराते हैं और इनके स्टैंडर्ड लाइफ के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाते हैं, ठीक है। हमने आज समझा कि पहला कि खनन क्या है, खनन के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, खनन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं, धरातलीय और भूमिगत। ये थोड़ा अच्छा होता है लेकिन ये जोखिम भरा होता है। इसमें भी ये देखिए कि विकासशील देश खनन से पीछे हटते हैं, जबकि विकसित देश पीछे हट रहे हैं। अब विकासशील देश खनिजों को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे श्रमिक का पूरा प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।